नमस्कार दोस्तों, पंचायती राज एक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जहां आपको पंचायती राज अधिनियम, ग्राम सभा अधिनियम, मनरेगा कानून से संबंधित सारी जानकारी संविधान के दृष्टिकोण से दी जाती है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड में पंचायती राज कब आया, कैसे आया, किस साल में आया, 79वां संविधान संशोधन क्या है, क्या संशोधन हुआ, इसमें कब हुआ, साथ ही साथ भूरिया समिति क्या है एवं पेशा कानून कब लागू हुआ, इसकी क्या विशेषता है, इस बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ भारतीय संविधान और पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को कितना ज़्यादा अधिकार मिला है, इस विषय पर भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये सब एक ऐसा जानकारी है जो हर किसी से छुपाया जाता है, क्योंकि सामने वाला कभी नहीं ये चाहेगा कि हमसे ज़्यादा जानकारी और किसी को हो, क्योंकि अगर जानकारी हो जाने से फिर सवाल उठेगा तो फिर जवाब देना पड़ेगा। इस तरह का बहुत कुछ होता है, आप सभी कोई समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये सब ऐसा जानकारी है दोस्तों जो हर किसी को जानना चाहिए, गांव स्तर में रहने वाले, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर किसी को ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। और इसी के उद्देश्य से इस यूट्यूब चैनल को तैयार किया गया है और इसमें आप सभी को संविधान के दृष्टिकोण से हर बात बताई जाएगी जिसे दुनिया में कोई भी नहीं काट पाएगा। तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसमें जब भी हम संविधान से जुड़ी हुई पंचायती राज, ग्राम सभा से संबंधित कोई भी जानकारी इसमें पोस्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको मिल पाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था पंचायती राज व्यवस्था क्या है, पंचायती राज का अवधारणा कहाँ से आया, किस तरह से पंचायती राज को बनाया गया, पंचायती राज का इतिहास के बारे में बताया गया था, ग्राम पंचायत की जो शक्तियां हैं वो क्या क्या है, कितनी ज़्यादा शक्तियां हैं, इसका गठन कब हुआ, शुरुआत से लेकर के सारी चीज़ पूरे विस्तार पूर्वक बताया गया था। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में विजिट करके सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो आइए आज का इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले सभी को दीपावली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में तमाम अंधकार दूर हों और खुशहाली के रूपी प्रकाश से आपका जीवन जगमग रहे। इस खुशहाल त्योहार के अवसर पर मैं भगवान से, ईश्वर से आप सभी के लिए सुख, शांति, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि की कामना करता हूँ। और सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वे वीडियो को लाइक करें, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही संविधान से जुड़ी हुई नई नई जानकारी आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये जानते हैं, देश जो हमारा है वो 1947 को आज़ाद हो चुका था, लेकिन देश की आज़ादी के बाद पूरे भारत में जो कानून लागू थी, देश के 5वीं अनुसूची वाले आदिवासी इलाकों में भी वही सामान्य कानून ही लागू थी, जिससे उनकी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था लुप्त प्राय होने की स्थिति में पहुंच गई थी। क्योंकि दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ, इसके बाद जब कानून बनाया गया तो सबके लिए एक जैसा कानून बनाया गया था, और जबकि हमारे यहाँ पे आदिवासी क्षेत्रों में वे सभी कोई अपने पारंपरिक तरीके से अपने शासन करते आ रहे थे, अपने नियम कानून कायदे चलाए जा रहे थे, पारंपरिक तरीके से सारे चीज़ मनाए जाते थे। तो जब सबके लिए एक जैसा कानून लागू हुआ, उस समय क्या हुआ कि अब वे खुल करके अपने बातों को नहीं रख पाते थे, खुल करके सारी चीज़ों को नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे संविधान में वे सारे चीज़ का छूट नहीं दिया गया था। इसी से ये क्या हुआ कि उनका सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था लुप्तप्राय, धीरे धीरे मिटने की स्थिति में पहुंच गई थी। उनमें से हमारा झारखंड राज्य भी शामिल था। उनकी यही विशिष्ट पहचान को बचाने हेतु संविधान में 79वां संशोधन किया गया। यह संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों को स्वशासी संस्था के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ अधिक शक्तियां और अधिकार देता है। जो 73वां संविधान का संशोधन हुआ था उसमें से जितना अधिकार दिया गया था ग्रामीणों को, पंचायत को, उसमें और ज़्यादा अधिकार देने के लिए ही 79वां संविधान का संशोधन किया गया। आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या उसमें हम लोग को और शक्तियाँ मिली थी।
दोस्तों इसी के आलोक में आदिवासी बहुल इलाकों में पंचायती राज के विस्तार पर अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने जून 1994 में मध्य प्रदेश के सांसद श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक 22 सदस्यीय समिति को सौंपी। जब सरकार ने देखने लगा कि इतना सारा संविधान संशोधन करने के बावजूद भी लोगों में खुल कर के सामने न आना, ग्राम सभा में भागीदारी न होना, लोगों तक सरकार को योजना न पहुंचना, तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि हम निचले स्तर के लोगों को ध्यान में नहीं रखें। इसीलिए जून 2019 में भारत सरकार ने दिलीप सिंह भूरिया जो मध्य प्रदेश के सांसद थे उसके साथ 22 सदस्य को मिला करके एक समिति बनाई गई और उसका जिम्मेदारी सौंपा गया कि ज़मीनी स्तर पर जाकर के आप अध्ययन करो, पंचायती राज क्या है, कैसा होना चाहिए और क्या इसमें छूट दिया जा सकता है। तो वो समिति को ये जिम्मेदारी सौंपी जिसे हम लोग भूरिया समिति कहते हैं और भूरिया समिति उसे कहा जाता है, जिसने 17 जनवरी 1995 को अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत किया। भूरिया समिति की सिफारिश के बाद संसद ने पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में और विस्तार करने का जो अधिनियम है वो 24 दिसंबर 1996 को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए संसद से पारित किया, जिसे पेशा कानून कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करें कि पेशा कानून जो है वो 24 दिसंबर 1996 को संसद से पारित किया गया था। आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि पेशा कानून की जो मुख्य विशेषता है, जो पेशा कानून लाया गया उसकी जो विशेषता है वो क्या क्या है। भूरिया समिति ने जो पंचायती राज का विस्तार करने के लिए जो जमीनी स्तर पर जाकर के अध्ययन किया और उसके लिए जो पेशा कानून का प्रस्ताव लाया गया, उनमें से निम्न चीज़ें जो है वे पेशा कानून की मुख्य विशेषता रही थी कि अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति समुदाय की पारंपरिक स्वशासी व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देना, जो कि उसका जो पारंपरिक है, जो उसके बाप दादा से जिस तरह का वो अपना शासन चलाते आ रहे थे गांव में, घर में, अपने फैमिली में, उस तरह को वो उसको संवैधानिक मान्यता देना। गांव गणराज्य को सहभागी लोकतंत्र के माध्यम से सशक्त बनाना और ग्राम सभा को ग्रामीण विकास की गतिविधियों के लिए निर्णायक केंद्र बनाना। गांव स्तर पर जो भी विकास हो, जो भी योजनाएं बनाई जाए, उसका जो मुख्य केंद्र होना चाहिए, निर्णय लेने का जो सेंटर होना चाहिए, जहां से निर्णय लिया जाएगा, प्रस्ताव पारित किया जाएगा, वो गांव में होना चाहिए। ये शक्ति दिया गया। तीसरा है अनुसूचित जनजाति समुदाय की परंपरा रीति रिवाज के अनुरूप प्रशासनिक स्वरूप का विकास करना। उसका जो भी परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप उसको प्रशासनिक स्वरूप का विकास करना है, उसे प्रशासनिक मान्यता दे देना है कि हाँ वो अपने जो रीति रिवाज है, अपना जो पारंपरिक तरीके से जो है उसी के हिसाब से वो डिसीजन लेंगे, जो फैसला लेंगे, और वही चीज़ कानून बनेगा। गांव में सभी को वो चीज़ मानना पड़ेगा। उसे संवैधानिक मान्यता दिया गया, प्रशासनिक रूप दिया गया। अगला है अनुसूचित जनजाति समुदायों की सांस्कृतिक परंपरा एवं रीति रिवाज का संरक्षण एवं संवर्धन करना। उसका जो रीति रिवाज है पारंपरिक, उसको संरक्षण करना है, उसे मिटाना नहीं है, बल्कि उसे और प्रोत्साहित करना है कि वे वैसा ही करे और अच्छे से करे। अनुसूचित जनजाति की जरूरतों और हितों के अनुरूप विभिन्न स्तरों पर पंचायत का सशक्तिकरण करना। मतलब यह है दोस्तों कि उसका जो ज़रूरत है, गांव स्तर में जिस चीज़ की, जिस योजना की ज़रूरत है, वही लोग तैयार करेंगे, और उसका जो है कि विभिन्न स्तर पर पंचायतों का सशक्तिकरण करना। उसी के अनुसार पंचायत में योजना जाएगी, पंचायत में वो समीक्षा करेंगे, कार्यकारिणी समिति जो है, और उसी के हिसाब से गांव में योजना चलाई जाएगी। और त्रिस्तरीय पंचायती राज के ऊपर के स्तर की व्यवस्था को नीचे स्तर की पंचायत और ग्राम सभा की शक्ति को कार्य में हस्तक्षेप करने से रोकना है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों कि ये जो पेशा कानून में ये वाला संशोधन किया गया, पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर, मतलब पंचायत के ऊपर, यानी हम प्रखंड कह सकते हैं, जिला कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं, संसद कह सकते हैं, उसके ऊपर के व्यवस्था को नीचे स्तर की पंचायत और ग्राम सभा की शक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकना, कि इन्हें जो शक्ति दिया जा रहा है
चाहे वो 73वां संविधान के संशोधन में दिया गया हो, चाहे 79वां संशोधन में दिया गया हो, चाहे इस पेशा कानून में दिया गया हो, जो भी संविधान में ये संशोधन दिया गया है वे ये सारे चीज़ करेंगे और इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। पंचायत के ऊपर के जो स्तर है, यानी कि जो गांव में फाइनल किया जाएगा वो पंचायत भी मानेंगे, वही प्रखंड भी मानेंगे, वही जिला भी मानेंगे, वही राज्य भी मानेंगे और वही संसद भी मानेंगे। तो ये सबसे मुख्य संशोधन हुआ था दोस्तों हमारा झारखंड के बारे में आप सभी को ये जानते हैं कि यहाँ पे 260 प्रखंड है और उनमें से 134 प्रखंड जो है वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और उसके लिए ही ये विशेष कानून लागू किया गया था। तो आइए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी में जानते हैं झारखंड राज्य में पंचायती राज विधेयक 2001 जो कि 30 मार्च 2001 को विधानसभा में पारित हो गया और अब यह कानून बन गया। इस कानून के तहत अब राज्य में पंचायत चुनाव होंगे, अनुसूचित क्षेत्रों और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अलग अलग कानून होंगे और अलग अलग तरीके से पंचायती राज व्यवस्था चलेगा। अभी हम लोग वीडियो में वो चीज़ आगे बात करेंगे, उससे पहले जानते हैं झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 ये पारित होने के बाद भी कुछ एक संशोधन किए गए थे, उसको पहले देख लेते हैं। 2001 से लेकर हमारा झारखंड में जो पंचायती राज अधिनियम है वो 2001 में पारित हुआ था दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग पॉइंट नोट करके रखें। 2001 से लेकर के 2004 तक कई संशोधन किए गए, जो उनमें से कुछ इस प्रकार हैं कि एक नंबर में है कि कोई भी निर्वाचित पद के लिए जैसे मुखिया, वार्ड सदस्य, ये सब जो चुनाव होता है, निर्वाचित पद के उम्मीदवार का नाम उस पद के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। इजी है, समझ गए। दूसरा नंबर है अनुसूचित क्षेत्र के पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख एवं जिला परिषद के अध्यक्ष आदि जो पद हैं उनमें 1/3 पद अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अगला जो है दोस्तों 3 नंबर में कि सभी उपमुखिया, उप प्रमुख और जिला परिषद के उपाध्यक्ष आदि पदों को अनुसूचित क्षेत्र में वो अनारक्षित रखा गया, अनरिजर्व रखा गया। चौथा जो संशोधन हुआ दोस्तों कि 2010 के अध्यादेश जो निकाला गया था उसके द्वारा सभी वर्ग में सभी स्तर पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। तो ये जो अध्यादेश जारी किया गया था दोस्तों, ये महिलाओं के पक्ष में एक बहुत ही बड़ा अध्यादेश था और बहुत ही सबसे बेस्ट डिसीजन था कि हर एक क्षेत्र में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। नई पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के कुल 4 स्तंभ है, आप सभी को जानते हैं। पहला है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफ़ी चीज़ों को कवर किए, इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो रही हो, किसी भी पॉइंट को अगर आपने समझ में नहीं पाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका पूरा विवरण, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मैं कमेंट सेक्शन में करके दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आई हो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही नई नई जानकारी जो संविधान में दिया गया है वे सारी चीज़ आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो होने वाला है वो है ग्राम सभा सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में किस टाइप से होता है, ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम सभा का अपार शक्ति, कितना ज़्यादा शक्ति दिया गया है, ग्राम सभा की गठन का प्रक्रिया, ग्राम सभा का कार्य एवं दायित्व, ग्राम सभा की बैठक का जो आयोजन होता है वो कैसे होता है, ग्राम सभा पंजी का संधारण उसमें कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सा पंजी होता है, ग्राम सभा का अध्यक्षता कौन करता है, ग्राम सभा का कोरम क्या होता है, और ग्राम सभा में महिलाओं की महत्व बहुत ही ज़्यादा दिया गया है दोस्तों। तो वो हमारे अगला वीडियो भी तैयार हो रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि इसमें जो भी हम वीडियो पोस्ट करें सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,